हाय गाइस, हेलो। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम की बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो रही होगी। मॉक टेस्ट की 2 सीरीज़ लगभग ख़त्म होने वाली है। फर्स्ट सीरीज़ के मार्क्स भी आ चुके हैं एंड मैंने कॉस्ट के मार्क्स तो देखे थे बच्चों के अच्छे, मतलब सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स। आई कैन से दैट दे आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि मैंने जो पहला मॉक टेस्ट बनाया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सेकंड मॉक टेस्ट थोड़ा सा इजी था, तो आपको सेकंड मॉक टेस्ट में और अच्छे स्कोर करने को मिलेगा। अभी एक और मॉक टेस्ट होने वाला है, तो उसमें और अच्छे से पता पड़ेगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। पर स्कोर की चिंता मत करना, मेन फोकस करना कि हमको कर्म करते जाना है, हमको बस पढ़ाई अच्छे से करते जानी है। अपने आप आपकी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। और एग्जाम में अच्छी बात है कि पेपर मिक्स आता है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आता है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अपने दिमाग को बहुत शांत रख के कॉन्फिडेंटली पूरे पेपर को सॉल्व करने जाना है। मुझे पता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बता दूं कि यही वो हाई टाइम है जब आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है। अगले 2 महीने जम के मेहनत कर लो। सिर्फ ये देखो कि 2 महीने बाद कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है, कितना बढ़िया आपका पेपर जाएगा। और जितना अच्छा आपका पेपर जाएगा, आपकी आगे का फ्यूचर उसी पर डिपेंड करेगा। सो अगले 2 महीने डोंट क्विट। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पेपर दीजिए और अगले 2 महीने बहुत जम के आपको तैयारी करनी है। यू हैव टू गो थ्रू विद दिस एग्जाम, यू हैव टू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस। इंजॉय द जर्नी। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो आप इतना सारा मेहनत कर रहे हो ना, आप इसको बाद में मिस करने वाले हो सकता है बाद में जाके आपके पास इतना सारा मेहनत करने का ज़रूरत ना पड़े। तब आपको लगेगा यार कितनी मेहनत मैंने पहले करी थी यार, कितना एनर्जेटिक और कितना ज़्यादा फोकस था मैं। वो फोकस शायद आपको कुछ टाइम बाद लगेगा कि हाँ, इतना फोकस लाइफ में आगे भी होना चाहिए। सो कीप योर फोकस और अगले 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब हाउ टू प्रिपेयर चैप्टर की सीरीज में अगला चैप्टर जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन उसके प्रिपेयर करने हैं, तो इट इज़ नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड रिकन्सिलेशन। नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पर हाँ एग्जाम में इसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी तक मोस्टली नोट्स के अंदर कवर हो जाते हैं। इवन मैं आपको मॉड्यूल में भी ज़्यादा क्वेश्चंस बताऊंगा नहीं करने को। नॉन इंटीग्रेटेड में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉन इंटीग्रेटेड से आते हैं और रिकन्सिलेशन से आते हैं। इंटीग्रेटेड अगर उनको पूछना हुआ तो मोस्टली जर्नल एंट्रीज पूछते हैं इंटीग्रेट की, जिसमें सिंपल है, हमको जर्नल एंट्रीज जो है वो लिख के आनी रहती है। तो वो कई बार थियरी में भी 5 नंबर का क्वेश्चन इंटीग्रेटेड की जर्नल एंट्रीज से आ जाता है। तो आपको जर्नल एंट्रीज भी एक बार अच्छे से देखनी है, मैंने क्लास के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। उसके अलावा आपको नॉन इंटीग्रेट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले नॉन इंटीग्रेट के अंदर क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 ये तो करना ही है। उसके अलावा मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 और मॉड्यूल का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करना है। पास्ट एग्जाम में से नॉन इंटीग्रेट में से कुछ भी नहीं करना है। रिकन्सिलेशन में नोट्स में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 8 करना है। और पास्ट एग्जाम का जुलाई 21 का क्वेश्चन करना है। नॉन इंटीग्रेट में सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेना जो नोट्स में है, और साथ में जर्नल एंट्रीज पढ़ के चले जाना। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पास्ट एग्जाम में अभी तक अगर इंटीग्रेटेड आया है तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज आई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया है। तो पास्ट एग्जाम में आपको नॉन इंटीग्रेट में कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। आपको सिर्फ एक रिकन्सिलेशन का पास्ट एग्जाम करना है और उसके अलावा इंटीग्रेट का एक क्वेश्चन करना है। तो ये तो क्वेश्चन टू डू लिस्ट में आ गया। अब अगर मैं नॉन इंटीग्रेट की बात करूं तो आई थिंक आप लोगों को एक बार मैं फटाफट फॉर्मेट भी बता देता हूं कि कैसे नॉन इंटीग्रेट बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। तो पहला जो अकाउंट नॉन इंटीग्रेट के अंदर बनता है उसका नाम है रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। इट्स बेसिकली इन्वेंट्री अकाउंट जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो वो आता है। और जब आप रॉ मटेरियल आगे इशू करते हो, चाहे वो प्रोडक्शन को इशू कर रहे हो, चाहे आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस को इशू कर रहे हो, तो वो सब क्रेडिट हो जाता है। तो जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हम इसमें जीएलए से लेके आएंगे। अब सर ये जीएलए क्या है? एक्चुअली नॉन इंटीग्रेट के अंदर आप कैश और बैंक अकाउंट और जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट है जैसे क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, ये सब अकाउंट ओपन ही नहीं होते। तो इसलिए फिक्स एसेट्स भी ओपन नहीं होता है। तो इसका मतलब नॉन इंटीग्रेट के अंदर नॉमिनल अकाउंट्स ही ओपन होते हैं। इसका मतलब ना फिक्स एसेट्स अकाउंट ओपन होगा, ना कैश ओपन होगा, ना ही इसके अंदर आपको कोई बैंक या फिर आपको क्रेडिटर्स या डेटर्स अकाउंट ओपन करना है। इसका मतलब नॉन इंटीग्रेट के अंदर हम सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स ही ओपन करेंगे। जी हाँ। तो अब जितने भी दूसरे अकाउंट्स हैं जो हम नॉन इंटीग्रेट के अंदर ओपन नहीं कर सकते, वो सारे अकाउंट को हम कहाँ दिखाएंगे? हम उसे दिखाएंगे जीएलए के अंदर। तो जब परचेज करेंगे तो कैश बैंक से परचेज नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे रॉ मटेरियल खरीदा साहब, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। रॉ मटेरियल इशू किया तो हम इसे भेजेंगे अगले अकाउंट के अंदर, वो WIP अकाउंट है। दिस इज आर प्रोडक्शन अकाउंट, जहाँ से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट अकाउंट इज कॉल्ड WIP अकाउंट या प्रोडक्शन अकाउंट।
तो अगर मैंने रॉ मटेरियल इशू किया है तो उसकी एंट्री होगी WIP में जाएगा और यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा। रॉ मटेरियल रिटर्न किया है तो वापस GLA में चला जाएगा। अगर मैंने रॉ मटेरियल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए इशू किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो उसे हम ले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मैं कोई रॉ मटेरियल इशू कर रहा हूँ तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू WIP, क्योंकि WIP में प्रोडक्शन हो रहा है और मैंने मेंटेनेंस के लिए अगर रॉ मटेरियल इशू किया है तो उसे मैं ले जाऊंगा कहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट के अंदर। तो ऐसे सारी रॉ मटेरियल की एंट्रीज हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस रॉ मटेरियल का आएगा। अगर नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है तो उसका क्या होगा वही मैं आपको बताता हूँ। अगर रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस है तो वो हम अगेन फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाएंगे। एक्चुअली नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर हम जो रॉ मटेरियल और WIP के नॉर्मल लॉसेज होते हैं उसे ओवरहेड्स मान लेते हैं, तो उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ले जाएंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ऑफकोर्स वो कहाँ जाएगा, पागल कॉस्ट हो गई है, कहाँ जाएगा, पागल खाने में। हमारा पागल खाना कहाँ है, कॉस्टिंग P&L, तो उसे हम कॉस्टिंग P&L के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। WIP कंट्रोल की बात करूं तो WIP कंट्रोल के अंदर अगेन ये प्रोडक्शन अकाउंट है, तो जो WIP ओपनिंग चल रहा होगा और जो क्लोजिंग चल रहा होगा वो दिखेगा। अब इसमें जो मटेरियल इशू है वो आएगा, इसमें डायरेक्ट वेजेस आएगी, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आएंगे और यहाँ से जो माल आगे जाएगा वो एक्चुअली फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा। ये वो माल है जो बन गया है, तो जो माल बन गया है दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अकाउंट एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ से ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद अल्टीमेटली इसे हम WIP से फिनिश गुड्स में ले जाएंगे, जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसको। तो इसमें प्राइम कॉस्ट भी आएगी और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स तक की सारी कॉस्ट भी आएगी। ओके, तो यहाँ से ये हमारा हो गया WIP अकाउंट। सर यहाँ पे भी अगर कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है तो उसे आप ओवरहेड्स में ले जाइए, एबनॉर्मल लॉस है तो आप उसे कॉस्टिंग P&L में ले जाइए। नेक्स्ट अकाउंट है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसे मैं अपने गोडाउन की तरह मानता हूँ। जब माल बन जाता है तो यहाँ पे रखा जाता है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। अब यहाँ पे एक खर्चा और ऐड होता है, हमने फैक्ट्री ओवरहेड तक के खर्चे तो जोड़ लिए थे कहाँ पे, प्रोडक्शन WIP के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जाएगा हमारा फिनिश गुड्स के अंदर। तो ध्यान रखना, फिनिश गुड्स अकाउंट में जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो जो WIP से आया उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ से जो आगे जाएगा वो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो माल आगे जाएगा वो कौन सा माल है सर, जो बिक रहा है। इफ द गुड्स आर सोल्ड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिनिश गुड्स अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इफ द गुड्स आर सोल्ड, if the goods are produced then it will be transferred from WIP to finished goods, and if the goods are sold then it will be transferred from finished goods to cost of sales account। तो कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर। बहुत बढ़िया। अब ये जो गुड्स है, यहाँ पे जो स्टॉक बचेगा वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ठीक है साहब। अब अगला जो अकाउंट आता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में क्या आएगा, हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ से जो फिनिश गुड्स अकाउंट से आया, अब क्या खर्चा बच गया सर, जो माल हमारा निकल गया, जो माल बाहर आ गया, दैट इज COGS, जो माल बिक गया वो COGS है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जुड़ जाएंगे। तो अभी ये फाइनली हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम P&L में ले जाएंगे ताकि सेल्स के साथ उसे कंपेयर करके प्रॉफिट निकाला जा सके। तो पूरा का पूरा जो हमारा नॉन इंटीग्रेटेड के लेजर्स हैं वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं। तो एक बार आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को पढ़ना, फिर इन लेजर्स को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सेल्स भी सेम है, GLA से आएगा क्योंकि कैश और बैंक तो ओपन नहीं हो सकता, और वो भी P&L में चला जाएगा। तो P&L में सेल्स आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कोई लॉस या गेन होगा एबनॉर्मल जो हमने ट्रांसफर किया होगा, और फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा। सर प्रॉफिट का क्या करेंगे, प्रॉफिट भी हम GLA को ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट आगे अप्रोप्रिएशन के लिए जाने वाला है, वो हमारे यहाँ ओपन नहीं होता, तो विल ट्रांसफर दैट टू दी GLA अकाउंट। ओके, अब इसके अलावा और कोई अकाउंट बनेगा, यस एक्चुअली इसके अंदर फ्लो में तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट हो गए, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्टिंग P&L और सेल्स। पर इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग अकाउंट्स भी बनेंगे, जैसे एक अकाउंट बनेगा वेजेस का। इसका काम क्या है, GLA से जो भी टोटल वेजेस आ रही है इसको ये बाइफरगेट करता है। ये क्या करता है, सेग्रीगेट कर देता है। अच्छा तू डायरेक्ट वेजेस है, तू WIP में चले जा। अच्छा तू इनडायरेक्ट वेजेस है, तू फैक्ट्री ओवरहेड में चले जा। अच्छा तू सेल्स की वेजेस है, तू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चले जा। तो वेजेस अकाउंट एक्चुअली सेग्रीगेट करता है। ये क्या करता है, टोटल वेजेस लाता है और बंटवारा कर देता है कि भैया कौन सी वेजेस को कहाँ भेजना है। तो भेजने का काम कौन करता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस टोटल ला के उसे सेग्रीगेट कर देगा WIP में, WIP में, फैक्ट्री ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेटिव में और सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर भी ट्रांसफर कर देगा। तो ये काम किसका है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट का। उसके अलावा एक अकाउंट और इंटरेस्टिंग है, ओवरहेड्स अकाउंट। चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड हो, चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो सेलिंग हो। ओवरहेड अकाउंट का क्या काम है, सारे के सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा करो
और WIP में चार्ज कर दो, अगर ये फैक्ट्री ओवरहेड है तो। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो सारे के सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा करो और फिनिश गुड्स में चार्ज कर दो। अगर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है तो सारे के सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा करो और कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर दो। मतलब अल्टीमेटली चार्ज तो ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स और WIP में चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और हम जो आगे कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट, वो कभी भी सेम नहीं होती। कारण ये है कि ओवरहेड्स हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे कस्टमर से लिए जाते हैं। यू कैन नॉट चार्ज actual overheads from the customer, you can only charge the estimated overhead from the customer, and the reason is very simple, because the cost, we will find out the cost only after end of the accounting period. We are not able to identify what is our exact overheads in the beginning of the accounting period. So what we have to do, we have to charge estimated overheads from the customer, not the actual overheads. So what will happen, always there will be under recovery or over recovery, because when we are charging according to estimated cost and we are incurring the actual cost, of course there will be difference, and that difference is called under recovery or over recovery. So ये क्या है सर, ये है वो खर्चा जो हमने किया और ये है वो खर्चा जो हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे कस्टमर से लिया। सो अगर ये खर्चा कम है जो हमने लिया है तो आ जाएगी अंडर रिकवरी, और हमने जो कस्टमर से लिया है वो ज़्यादा है तो यहाँ आ जाएगी ओवर रिकवरी। सॉरी, दिस इज नॉट ओवर रिकवरी, दिस इज दी ओवर रिकवरी। अब इसका करना क्या है सर, अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आती है तो क्या उसे हम इसी में छोड़ दें बैलेंस की तरह, या हम उसे P&L में ट्रांसफर करें? इसके सिंपल दो फैक्टर सुनना। अगर क्वेश्चन में सेल्स दी है, ओके, अगर क्वेश्चन में क्या दी है, सेल्स, और आप कॉस्टिंग P&L बना रहे हो, ठीक, क्वेश्चन में सेल्स दी है, आप कॉस्टिंग P&L बना रहे हो और आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाना। मैं मॉड्यूल ने एग्जैक्ट जो फॉलो किया उसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ने सेल्स दी है, आप कॉस्टिंग P&L बना रहे हो और आपको रिकंसिलेशन नहीं बनाना, तब तो आप इसको P&L में डाल दो। अगर आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, मतलब यही बैलेंस की तरह दिखा दो। और अगर आप कॉस्टिंग P&L भी नहीं बना रहे हो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर लो। मतलब इसे बैलेंसिंग फिगर में लिखने के दो कारण हो सकते हैं। ईदर यू हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो आप उसे रिकंसिलेशन में दिखाना, आप उसे P&L में मत डालो। और दूसरा, क्वेश्चन में सेल्स ही नहीं दी है तो आप P&L नहीं बना सकते। आप P&L नहीं बना सकते तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को P&L में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो दो ऐसे रीजन है जब हमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा। याद रहेगी बात? वेरी नाइस। एक बार वापस रिपीट करके सुन लेना। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में नहीं है तो एक बार वापस बैक जाके वापस सुन लो जो मैंने लाइन बोली है, ठीक है? तो ये अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने रहते हैं और सारी जनरल एंट्रीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे हम पूरी नॉन इंटीग्रेटेड की अकाउंटिंग करते हैं। नाइस सर, इंटीग्रेटेड में क्या डिफरेंस आएगा? इंटीग्रेटेड में बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड में क्या डिफरेंस आएगा, देखो, अगर हम, ये तो नॉन इंटीग्रेटेड के क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई थिंक अब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे आराम से। ओके, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा आपको बता दिया बेसिक्स। ओके, अगर हम अब बात करें इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की, जस्ट ए सेकेंड, मैंने पीछे लास्ट में इसमें इंटीग्रेट के नोट्स अटैच किए हैं, रिकंसिलेशन के बाद होंगे मेरे हिसाब से। दिस इज रिकंसिलेशन। पहले रिकंसिलेशन की बात कर लें, फिर इंटीग्रेट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं रिकंसिलेशन की बात करूं तो रिकंसिलेशन बनाना कब है सर? ओनली इन नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में ही रिकंसिलेशन बनेगा, और उसका रीजन ये है कि जब आप कॉस्ट बुक्स अलग बना रहे हो फाइनेंशियल बुक से, तो दोनों के प्रॉफिट भी अलग अलग आएंगे, और जब दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आएंगे तो यू हैव टू प्रिपेयर ए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल ऑल दी बैलेंसेस, एंड दैट्स व्हाई we have to prepare reconciliation statement in this situation. अब the point is, सर अगर हम reconciliation statement बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है? Now this is very important to understand. हमारे पास में एक तरफ होगा कॉस्ट का प्रॉफिट, एक तरफ होगा फाइनेंशियल प्रॉफिट। अब हमको उसको रिकंसाइल करना है। अब वो थोड़ा BRS जैसा है, सबको पता है। ध्यान रखना, मेन चीज जो आप ध्यान रखनी है, जिस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो ना, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द कॉस्ट प्रॉफिट, तो आप ध्यान रखना जो दूसरा वाला प्रॉफिट है ना, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। आपको इस प्रॉफिट को इसके बराबर ले जाना है। मतलब आपका घर कॉस्ट का घर है और आपके पड़ोसी का घर फाइनेंशियल का घर है। अब आपको कुछ भी ठीक करना है तो आप अपने घर में करोगे, अपने पड़ोसी के घर में ठीक नहीं करोगे। आपका बेटा अगर बिगड़ रहा है और आपके पड़ोसी का बेटा ही बिगड़ा है तो आपको आपके पड़ोसी के बेटे से मतलब नहीं है, आपको अपने बेटे से मतलब है, आपको अपने पड़ोसी के बेटे से कोई मतलब नहीं है। ओके, और इसका कोई गलत मीनिंग निकालने की कोशिश मत करना कि हमको मतलब हुआ, तो वो एक अलग रीजन है। अभी पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पे पड़ोसी के घर की बात करूं तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना घर ठीक करना है। मतलब अगर मुझे कॉस्ट प्रॉफिट दिया और मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट तक जाना है तो मैं जो भी कम ज्यादा करूंगा वो कॉस्ट प्रॉफिट में करूंगा और फाइनेंशियल तक पहुंच जाऊंगा।
अगर मुझे फाइनेंशियल दिया है और कॉस्ट तक जाना है तो मैं कम ज़्यादा जो भी करूँगा वो फाइनेंशियल में करूँगा, कॉस्ट में नहीं करूँगा। तो द पॉइंट इज कि हमें उसी के घर में रहना है जिस घर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इफ़ वी आर स्टार्टिंग आर रिकन्सिलेशन विथ कॉस्ट प्रॉफिट, तो मैं कॉस्ट प्रॉफिट को ही कम ज़्यादा करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फाइनेंशियल का प्रॉफिट 1000 है और मेरा कॉस्ट का प्रॉफिट 800 आ रहा है, तो मैं उसमें 200 रुपये ऐड करके उसे फाइनेंशियल के प्रॉफिट के बराबर लाऊंगा। मैं नहीं बोलूँगा अच्छा फाइनेंशियल का प्रॉफिट 200 कम कर देता हूँ, जी नहीं। मुझे प्रॉफिट जहां तक पहुंचना है तो मुझे जिस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहा हूं उसी में सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ये पहली बात आप ध्यान रखना। अब करना वही है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, क्या ज़्यादा है क्या कम है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिकन्सिलेशन में और आती है। एक तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सर रिकन्सिलेशन में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्या करें। तो बहुत सिंपल मेरी बात सुनना, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी क्यों आ रही है पहले उसका रीजन फाइंड आउट करो। अंडर रिकवरी आ रही है मतलब मेरे एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है और मैंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट कस्टमर से ली है वो कम ली है, हाँ या ना। अंडर रिकवरी कब आएगी? जब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है और मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कस्टमर से ली है वो कम ली है। मतलब मैंने एक्चुअल कॉस्ट फाइनेंशियल में जो डाली है वो ज़्यादा है और जो मैंने कॉस्ट में कस्टमर से ली है वो कम ली है। अब अगर कॉस्ट में मैंने जो कस्टमर से ली है वो कम ली, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी और मैंने कॉस्ट कम को माना, इसका मतलब है मेरे यहाँ अंडर रिकवरी आ रही है। और अगर मैंने कॉस्ट ज़्यादा मान ली और एक्चुअल कॉस्ट कम लगी मतलब मेरे यहाँ ओवर रिकवरी आ रही है। अब अगर आपके यहाँ अंडर रिकवरी आ रही है तो अब करना क्या है इस केस में? इस केस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट से मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट कम है, मतलब मैंने कस्टमर कॉस्ट कम मानी है जबकि मुझे लगा ज़्यादा खर्चा है, इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम आ रहा होगा और सॉरी कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। तो अंडर रिकवरी में हमेशा कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा आता है, फाइनेंशियल का कम आता है, और ओवर रिकवरी में कॉस्ट का प्रॉफिट कम आता है, फाइनेंशियल का ज़्यादा आता है। अब इस बात को ध्यान रखना, अंडर रिकवरी में किसका प्रॉफिट ज़्यादा आता है किसका कम आता है? अंडर रिकवरी में कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा है, फाइनेंशियल का कम है। ओवर रिकवरी में कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, फाइनेंशियल का ज़्यादा है। तो आप इसके हिसाब से पूरा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। याद रहेगी बात, ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है, मैंने आई थिंक पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा इसके रिकन्सिलेशन के क्वेश्चंस मैंने मार्क करवा दिए कौन कौन से करने। इसमें एक चीज़ और होती है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ उसी रिकन्सिलेशन अकाउंट को स्टेटमेंट को अकाउंट फॉर्म में बनाना रहेगा बस। तो कुछ नहीं करना है हमको, जो स्टेटमेंट है उसको अकाउंट फॉर्म में बनाने का है और वो हमारा रिकन्सिलेशन अकाउंट बन जाएगा रेदर देन स्टेटमेंट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर? जहाँ से हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं वो डेबिट कर देंगे और जहाँ पे नॉर्मली खत्म करते हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। अब अगर लॉस दिया है तो उल्टा इफेक्ट देना, ध्यान रखना। प्रॉफिट दिया है तो उल्टा उल्टा मतलब प्रॉफिट के मुकाबले लॉस में उल्टा इफेक्ट आएगा। तो जब आप अकाउंट बना रहे हो तो जो चीज़ें प्रॉफिट में प्लस होती है वो लॉस में माइनस हो जाएगी, और जो चीज़ें लॉस में प्रॉफिट में माइनस होती है वो लॉस में प्लस हो जाएगी। तो जो चीज़ें प्रॉफिट में हम करते हैं माइनस, उसे हम लॉस में यहाँ पे डेबिट मार देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस, तो हम प्लस कर देंगे। और अगर प्रॉफिट में कोई चीज़ प्लस में आ रही थी तो यहाँ उसे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे मतलब उसे क्रेडिट में लिख देंगे। तो लॉस में हमेशा प्रॉफिट का उल्टा होता है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सर अगर रिकन्सिलेशन नॉन डिग्रेड के साथ आ जाए तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्या करेंगे? मैंने आपको अभी बताया, हम उसे बैलेंसिंग फिगर की तरह कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसका इफेक्ट रिकन्सिलेशन में दिखाएंगे। अगर मैंने अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो बताए होगा क्या? वो रिकन्सिलेशन में उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा और रिकन्सिलेशन में दिखेगा ही नहीं। तो रिकन्सिलेशन में दिखाने के लिए उसके इफेक्ट को हम अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सर इसके अलावा क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी है? आई थिंक दैट इज इनफ फॉर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एज वेल। अब अगर हम बात करें नॉन इंटीग्रेट हो गया, अब इंटीग्रेट की बात करते हैं। अगर हम इंटीग्रेट की बात करें तो पहली बात, इंटीग्रेट अकाउंट्स में हम दोनों की बुक साथ में बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो सारे अकाउंट खुलेंगे जो नॉर्मली खुलने चाहिए थे। कैश, बैंक, असेट्स सब खुलेगा और जीएलए खत्म हो जाएगा। मतलब जीएलए का रोल ही नहीं रहा, क्योंकि जीएलए का रोल क्या था? जब ये सब बुक्स में नहीं आ सकते थे, अब ये सब बुक्स में आ सकते हैं तो जीएलए का रोल खत्म हो गया, पहली बात। तो इसमें वो सारे अकाउंट खुलेंगे जो कि नॉर्मली खुलने चाहिए थे। सर अब एक बात आती है, सर अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो हम जो खर्चे हैं, जैसे मान लो इंटरेस्ट है या डोनेशन है, उसको लेते ही नहीं। लेकिन अब दोनों की बुक साथ में बना रहे हैं तो इन खर्चों का क्या करेंगे, कहाँ जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स कहाँ जाएगा हमारी बुक्स के अंदर? क्या वो ओवरहेड्स में आएगा? क्या वो हमारे डब्ल्यूआईपी में आएगा? क्या वो हमारे एडमिन में आएगा? जी नहीं। ऐसे खर्चे जो हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते उसे इंटीग्रेट अकाउंट में हम डायरेक्टली पीएनएल में डाल देंगे। यस आएगा, पर कहाँ आएगा? डायरेक्टली पीएनएल में। तो इनकम टैक्स, डिविडेंड, अदर इनकम, गुडविल, ये सब डायरेक्टली पीएनएल में चला जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट प्रॉफिट सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने उन खर्चों को कॉस्ट नहीं माना,
लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया आपने, उसको P&L में जगह दे दी। आपने बोला एक सारे खर्चे मेरे घर में तो नहीं घुस पाएंगे, लेकिन मैं इसे अपने गोडाउन में रहने दूंगा, अपने गराज में रहने दूंगा, और वो गराज क्या है, वो गराज है P&L। तो घर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा WIP रॉ मटेरियल यहाँ पे वो खर्चा नहीं आएगा, लेकिन पास में जो गराज है घर से अटैच, वहाँ पे इन सब लोगों को रहने की परमिशन मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स, डिविडेंड, ये सब आएंगे, लेकिन कहाँ, ये सब आएंगे हमारे गराज के अंदर। तो ये सारे खर्चे P&L के अंदर डायरेक्टली चले जाएंगे, और फाइनली हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो कॉस्ट का और फाइनेंशियल का एक ही आएगा, तो रिकन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकन्सिलेशन। कुछ बच्चों को लग रहा था सर नॉन इंटीग्रेटेड का रिविजन नहीं डला हुआ है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, इसलिए मैंने वो सारे के सारे लेजर्स कैसे बनते हो मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दिया। अगर आपको और बेसिक से पढ़ना है तो यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो आपको एक नॉन इंटीग्रेट का बेसिक्स भी मिल जाएगा। बेसिक्स मतलब उसमें नॉन इंटीग्रेट के बेसिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया हुआ है, शांति से पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग है, अगर आपको वो भी देखनी है तो आप देख सकते हो। अदर देन दैट ये इनफ है, इतना आप कर लेना तो आप बहुत अच्छा स्कोर नॉन इंटीग्रेट में कर लोगे। ये चैप्टर बी कैटेगरी का है, अगर एग्जाम में आता भी है तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, आएगा तो आपसे कन्वीनियंटली बनेगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फोकस उन चैप्टर्स पे पहले कीजिएगा जो दिक्कत देते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट। इनके क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी इतने ट्रिकी आ जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, इनके क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। उसमें एक चैप्टर और है नॉन डिग्रेड, इसका क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में इजी ही आएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और प्रोसेस में कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।